गुड मॉर्निंग। तो इलेक्ट्रिसिटी का जितने भी इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स थे वो हमने कैसे ना कैसे ख़त्म किया। अब आते हैं हम लोग जितने भी फिज़िकल क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ हुए उन फिज़िकल क्वांटिटीज़ के सिंबल्स को, उन फिज़िकल क्वांटिटीज़ के यूनिट को अंडरस्टैंड करते हैं। ये ज़रूरी भी क्यों है? जितने भी वीक बच्चे होते हैं ना फिज़िक्स में या न्यूमेरिकल सॉल्विंग में, वो जब स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस को जब पढ़ते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है कि कौन सा चीज़ क्या दिया है, और देयरफॉर वो लोग फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाते हैं, सोच नहीं पाते कौन सा फॉर्मूला लगेगा, और जब फॉर्मूला ही अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो सम तो आगे सॉल्व होने वाले नहीं हैं। तो नॉर्मली जब हम भी तुम्हारे एज में थे तो हम लोग क्या करते थे कि हमने एक तरीका ढूंढा था कि सम्स को रीड करो, अगर ना समझ में आए तो जो नंबर दिया होता है ना, हर एक नंबर के पीछे, न्यूमेरिकल वैल्यू के पीछे एक यूनिट होता है, बराबर। अब वो यूनिट से पता कर सकते हैं कि ये कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है। तो इस तरह से सारी चीज़ों को गिवन लिख के, टू फाइंड लिख के, और फिर हम सोचते थे कि फार्मूला क्या अप्लाई होगा। तो एक छोटी सी कोशिश है कि आप भी समझो कि हम लोग, और इस चीज़ को जब प्रैक्टिस में लाओगे तब ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। न्यूमेरिकल को पढ़ो, अगर क्वेश्चन से नहीं समझ में आ रहा है तो न्यूमेरिकल वैल्यू के पीछे जो नंबर है, न्यूमेरिकल वैल्यू, उसके पीछे एक यूनिट होता है, उस यूनिट को समझो, और उस यूनिट को जब देखोगे तो तुमको कुछ ना कुछ याद आएगा चैप्टर के बारे में। ओके, सो लेट अस सी। ये पूरे चैप्टर में हमने एक करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा था। करंट इलेक्ट्रिसिटी हम डिनोट से कैपिटल आई से करते हैं, उसका यूनिट जो है, ऐसा यूनिट वो एम्पियर है, जिसे हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। फिर हमारे पास चार्ज है, नेक्स्ट चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं, और उसका जो यूनिट सिंबल है वो कूलम है, और सिंबल उसका कैपिटल सी है। टाइम जो है वो हम टी से डिनोट करते हैं, यूनिट उसका सेकंड है, जिसको हम लोग एस, स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इज डिनोटेड बाय पी डी और कैपिटल वी, और मैंने एक जगह डेल्टा वी भी यूज़ किया था चेंज इन पोटेंशियल के लिए, बराबर। उसका यूनिट वोल्ट है, और वोल्ट को भी आप कैपिटल वी से डिनोट करते हो। वर्क डन जो है, वर्क डन को आप डब्ल्यू से डिनोट करते हो। देन उसका यूनिट जो है, ऐसा यूनिट वो जूल है, और जूल को आप कैपिटल जे से डिनोट करोगे। रेजिस्टेंस हम आर से डिनोट करते हैं, उसका यूनिट है जो ऐसा यूनिट है वो ओम्स है, और ओम्स को हम लोग उसका जो सिंबल है उसे डिनोट करेंगे। हीट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एच, उसका अगेन यूनिट जूल है। पहले बताया था वर्क डन और हीट के दोनों के ऐसा यूनिट सेम होते हैं, तो ये जूल है, यहाँ पर भी जूल है, डिनोटेड बाय कैपिटल जे। पावर कैपिटल पी, यूनिट है उसका वॉट, डिनोटेड बाय डब्ल्यू। अच्छा, फिर हमने बोला था वॉट इज़ अ वेरी स्मॉल यूनिट, इसके लिए हमको उसको किलो वॉट में कन्वर्ट करना पड़ता है, और हमने कन्वर्जन लिया था, वो नोट्स में है कि 1 किलो वॉट इज़ 1000 वॉट। फिर एनर्जी कंज्यूम्ड ईसी, इसका यूनिट हम वॉट सेकंड में भी ले सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वॉट सेकंड अगेन बहुत ही स्मॉलर यूनिट हो गया, और घर में जो बिजली है उसका बिल कैलकुलेट करने के लिए वो छोटा यूनिट हो जाएगा, तो इसलिए हम उस चीज़ को किलोवाट आवर में कैलकुलेट करते हैं। तो अगर एनर्जी कंज्यूम्ड कहीं पर भी आप फाइंड कर रहे हो तो उस चीज़ को किलोवाट आवर में कन्वर्ट करके फाइंड करो, और किलोवाट आवर को ही हम 1 यूनिट कहते हैं, बराबर। तो 1 यूनिट यूज़ हुआ, 2 यूनिट यूज़ हुआ, 100 यूनिट का बिल अपने यूज़ किया, उसके ऊपर कैलकुलेशन होता है। रेजिस्टिविटी को हम रो से डिनोट करते हैं, यूनिट उसका ओम मीटर होता है, और इस तरह से वो डिनोट होता है। तो ये इतने फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो आपके इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 10th स्टैंडर्ड में है, बराबर। तो इन फिजिकल क्वांटिटी को छोड़कर और कुछ नहीं आने वाला। मैं यही बात कर रहा था कि अगर वर्क डन है, और वर्क डन आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन में उसको उल्टा घुमा के दिया है, तो आप ये समझो जूल, ये जूल से पता कर सकते हैं कि वर्क डन दिया है या कोई और क्वांटिटी दिया है। अगर कूलम है तो चार्ज ही होगा, अगर कूलम दिया है कहीं पर कोई नंबर के पीछे तो वो और कोई नहीं, चार्ज होगा। अगर एम्पियर दिया है तो वो कोई और नहीं होगा, करंट होगा। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि कौन से फिजिकल क्वांटिटीज़ गिवन न्यूमेरिकल्स में दिए हैं। अब आते हैं कुछ फार्मूलाज पर। ऑलरेडी हमने नोट्स में सारे फार्मूला कवर किए हैं, सबको ड्राइव भी किया है, और यहाँ पर आते हैं और एक बार सबको एक साथ अलग से लिख लेते हैं कि कौन कौन से फार्मूला इस चैप्टर में यूज़ हुआ है। तो करंट के लिए हम यूज़ करते हैं I = Q/T। आपको इसी को याद रखना है, यहाँ से आप 2 बना सकते हो, बराबर ना। होप आपको ये क्रॉस मल्टीप्लाई सब करके बनाना आता हो। फॉर पोटेंशियल डिफरेंस PD = वर्क अपॉन चार्ज, और V = W/Q। हम इस फार्मूला को ऐसे लिखेंगे, V = W/Q, बराबर। और यहाँ से हम अगेन 2 फार्मूला बना लेंगे, इसको सिर्फ शिफ्ट करना है, बराबर। हम इंटरचेंज करेंगे और इंटरचेंज करके, या रीअरेंज करेंगे और रीअरेंज करके ये 2 फार्मूला और बना लेंगे। ओम्स लॉ हमको मालूम है V = IR, और V = IR को यूज़ करके अगेन 2 फार्मूला रीअरेंज करके 2 फार्मूला बना लेंगे। रेजिस्टिविटी का फार्मूला क्या है? रो = रेजिस्टेंस इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपॉन लेंथ, बराबर।
लेंथ का फॉर्मूला रीअरेंज करके ऐसा बना लिया, एरिया का फॉर्मूला रीअरेंज करके ऐसा बना लिया। अच्छा, एक और फॉर्मूला है, अगर रो इक्वल्स टू आर इंटू ये एरिया को मैं ले लूँ क्या, पाई आर स्क्वायर अपॉन एल, तो इस तरह से भी ये फॉर्मूला बन जाएगा। एरिया जो है वो पाई आर स्क्वायर हो गया, तो रेजिस्टिविटी का एक और फॉर्मूला बन जाएगा, जहाँ पर स्मॉल जो आर है वो रेडियस ऑफ द वायर होगा, कंडक्टर का रेडियस होगा। रेजिस्टेंस इन सीरीज, बराबर, अगर बहुत सारा रेजिस्टेंस बोला है कि कनेक्टेड इन सीरीज है और उनका इक्विवेलेंट वैल्यू फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला है आर एस इक्वल्स टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, यानी जितने भी रेजिस्टेंस है सिंपली उसको ऐड कर दो, आपको रेजिस्टेंस इन सीरीज का वैल्यू मिल जाएगा। पैरेलल के लिए आपको पता ही है 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, बराबर, उनका रेसिप्रोकल लेके उनको ऐड करो और फिर उसको वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करके रीअरेंज करो, आपको आंसर आपको मिल जाएगा। फिर आते हैं पावर में, तो पावर में हमने 3 फॉर्मूला ड्राइव किए थे, P इक्वल्स टू VI, बराबर, एक वर्क अपॉन टाइम भी होता है, दैट आई हैव नॉट टेकन, तो P इक्वल्स टू VI क्योंकि हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, P इक्वल्स टू I स्क्वायर R एंड P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R, बराबर, ये दोनों फॉर्मूला आई बात में हमने ऑलरेडी अपने लेक्चर में ड्राइव किया था, पर आपको फिर से बता दूं, ये दोनों को यूज़ क्या किया है हमने, V इक्वल्स टू ईयर को यूज़ किया है। इसको लाने के लिए हमने क्या यूज़ किया है, V इक्वल्स टू ईयर को, एक बार V को सब्स्टिट्यूट किया और एक बार I को सब्स्टिट्यूट किया, तो ये आया, समझ में आया। हीट के लिए H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, जूल्स लॉ में हमने तीनों फॉर्मूला अगेन ड्राइव किया था, तो यही फॉर्मूला हमको याद रखना है। और यहाँ से एक बार I के लिए V इक्वल्स टू ईयर का वैल्यू एक बार I के लिए सब्स्टिट्यूट करने का और एक बार R के लिए सब्स्टिट्यूट करने का, तो I के लिए सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये आएगा और R के लिए सब्स्टिट्यूट करोगे तो VIT आएगा। तो ये 3 फॉर्मूला है हीट का। एनर्जी कंज्यूम्ड, बराबर, ये नॉर्मली सम्स आते हैं कि फाइंड द एनर्जी कंज्यूम्ड, तो बाय एन अप्लायंस AC कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, फैन कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, तो हमको एनर्जी कंज्यूम फाइंड करना रहता है। तो उसके लिए हमको जो अप्लायंस है उस अप्लायंस का पावर चाहिए रहता है, तो एनर्जी कंज्यूम क्या हो गया, पावर ऑफ द अप्लायंस। अगर एक अप्लायंस है तो उसी का सिर्फ पावर, अगर 3-4 है तो सबका पावर ऐड करके और फिर यूज़ करो, बराबर, 3-4 अप्लायंस दे दिया है तो सबका पावर को ऐड करो और फिर यूज़ करो वैल्यू के लिए। अगर एक अप्लायंस है कोई भी तो सिर्फ उसका पावर आएगा। टाइम, कितने टाइम के लिए वो दिन में यूज़ हो रहा है, कितने टाइम के लिए वो अप्लायंस दिन में यूज़ हो रहा है, और नंबर ऑफ डेज, पूरे मंथ में कितने दिन के लिए यूज़ हो रहा है। नॉर्मली अप्रैल का पूछते हैं, जनवरी का पूछते हैं, तो हमको पता करना चाहिए कि भाई उस मंथ में कितने डेज थे। तो इस तरह से एनर्जी कंज्यूम का वैल्यू निकाल सकते हैं, पावर इनटू टाइम इनटू नंबर ऑफ डेज। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो एनर्जी कंज्यूम मिल जाएगा कि भाई उस अप्लायंस ने या घर के अप्लायंसेस ने कितना एनर्जी कुल उस महीने में या उतने दिन में कितना यूज़ किया है, बराबर। फिर हमको फाइंड करना था कॉस्ट, उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना आएगा, कॉस्ट क्या होगा। तो कॉस्ट हमको मालूम है, ऑलरेडी मैथ्स में बहुत बार यूज़ किया है, कॉस्ट होता है रेट इनटू एनर्जी कंज्यूम्ड। कॉस्ट क्या होगा, रेट इनटू एनर्जी कंज्यूम। तो एनर्जी कंज्यूम पहले फॉर्मूला से फाइंड किया, और रेट तो आपको दिया रहता है कि 1 यूनिट का भाव इतना है, तो एनर्जी कंज्यूम से रेट को मल्टीप्लाई कर दो, आपको उसका कॉस्ट भी मिल जाएगा। तो ये था पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मूलाज और उसके सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटीज़। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इसको आप फर्स्ट पेज पर ही इसके सारे नोट्स बनाना और उसको बार बार रिवाइज करना ताकि आपको सब सारे फिजिकल क्वांटिटी क्लियर हो जाए, बराबर है।